हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज कावेरी पाटिल और आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं उपनिषद, अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था इंडियन श्रुति लिटरेचर के बारे में। इंडियन श्रुति लिटरेचर के मेजरली 4 पार्ट होते हैं, जिसमें हमने बात की थी 4 वेदास की, उपनिषद की, अरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथों की। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने चारों वेदास को बहुत कॉम्प्रहेंसिवली कवर कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइए उस लेक्चर को देखिए, और उसका ही सेकेंड पार्ट आज हमारा रहने वाला है, जिसमें हम उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्य ग्रंथ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि अगर हम उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्य ग्रंथों की बात कर रहे हैं तो हर एक वेद का अपना एक ये ग्रंथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर वेद का अपना एक उपनिषद, हर वेद का अपना एक अरण्यक और हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। तो ये याद रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ये रखनी है कि जो उपनिषद होते हैं इन्हें लास्ट पार्ट ऑफ वेदास कहा जाता है, या फिर इसे हम वेदांत भी कहते हैं। अंत मतलब क्या होता है? लास्ट पार्ट। तो वेदांत या फिर लास्ट पार्ट ऑफ वेदास अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि उपनिषद इज द वेदांत और लास्ट पार्ट ऑफ द वेदास। ठीक है, इसके साथ साथ ब्राह्मण जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास। वेदास का एक्सप्लेनेटरी पार्ट जो होगा वो ब्राह्मण कहलाता है, और इसके साथ साथ ही वेदास का जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको एक सार मिल गया है वेदास का, उसे हम अरण्यक बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है इन टॉपिक को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने से पहले कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ हम पहले बात करेंगे उपनिषद की। तो उपनिषद बेसिकली क्या है? तो हमारे प्राचीन काल में एक गुरुकुल परंपरा एग्जिस्ट करती थी। उस परंपरा में जो गुरु होते थे वो स्टूडेंट्स को, उनके शिष्यों को ऋग्वेद के बारे में जानकारी देते थे, उनके मंत्रों को वो कंठस्थ करवाते थे और बहुत सारी जानकारी वो वेदों से रिलेटेड देते थे। ठीक है, अब क्या होगा कि जब वेदों से रिलेटेड जानकारी उनका स्टूडेंट सुन रहा है तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके स्टूडेंट के मन में अराइज होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आंसर जो है वो गुरु करेगा। तो स्टूडेंट के क्वेश्चन और गुरु के आंसर, इनका जो कंपाइलेशन है बेसिकली दैट इज आर उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद क्या है? तो एक कंपाइलेशन ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन गुरु एंड शिष्य, इसको हम बोलते हैं उपनिषद। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस उपनिषद को तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उप, नी और शद। उप का मतलब होता है नियर, नी का मतलब होता है डाउन और शद का मतलब होता है टू सिट। तो टू सिट डाउन नियर द गुरु, ठीक है, ताकि जितने भी क्वेश्चन शिष्य के मन में अराइज हो रहे हैं उसका आंसर गुरु कर सके। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि उपनिषद क्या है? कंपाइलेशन ऑफ कॉन्वर्सेशन है। ठीक है, इसके साथ साथ ये आपको एक क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप बता रहा है गुरु एंड शिष्य के बीच में, जो डेवलप होगी क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस होते थे बेसिकली कैसे क्वेश्चन होते थे? तो ये क्वेश्चन होते थे रिलेटेड टू लाइफ, रिलेटेड टू लाइफ आफ्टर डेथ, और रिलेटेड टू सोल, आत्मा। ठीक है, तो ऐसे कुछ सुपर नेचुरल सुप्रीम रियलिटी के क्वेश्चंस यहाँ पर स्टूडेंट पूछते थे, और उनका जो आंसर होगा ऑब्वियसली वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप वेदास पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके मन में भी अराइज हुए, बट यहाँ पर ऑलरेडी उपनिषद के फॉर्म में आपको उसके आंसर दे दिए गए हैं। ठीक है, दैट्स वाई उपनिषद टेक्स्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, ठीक है, सो ये क्या क्या बताता है? तो ये सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताएगा, ये यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल सोल के बारे में बताएगा, जैसे हमने बात की आत्मा के रिलेटेड क्वेश्चन, आत्मा से रिलेटेड आंसर इसके रहेंगे। ठीक है, विथ द यूनिवर्सल सोल ब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा के कनेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट से डील करता है। क्लियर? आगे अगर हम देखें तो ये आपको याद रखना है, जैसे आपको ये पता होगा कि 108 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है हिंदू शास्त्रों में। तो 108 क्या होते हैं? तो ये उपनिषद से ही हमने डिराइव किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे उपनिषद हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइम पीरियड पर डिफरेंट स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आया होगा और उनके गुरुओं ने उनका आंसर किया होगा। तो ऐसे तो बहुत सारे उपनिषद हमको देखने को मिलते हैं, बट मेन उपनिषद जिन्हें हम मुख्य उपनिषद कहते हैं वो कितने हैं? 108 नंबर है। तो ये आप याद रखेंगे कि 108 मुख्य उपनिषद हैं। दैट्स वाई हमारी जो माला होती है वो भी 108 ही उसमें अगर आप देखेंगे तो रुद्राक्ष होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक उपनिषद, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी लेक्चर के, कि हर एक उपनिषद जो है एक पर्टिकुलर वेदा से एसोसिएटेड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो उपनिषद है वो 13 उपनिषद है, ठीक है। ये बहुत वेल नोन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कथा उपनिषद, केन उपनिषद, ईशा उपनिषद, मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, कौशिकी, श्वेताश्वरा एंड मैत्रायणी उपनिषद आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट उपनिषदास। तो याद रखना है, टोटल उपनिषदा की संख्या बहुत सारी हो सकती है, उसमें से 108 मुख्य उपनिषद है और बहुत इंपॉर्टेंट जो उपनिषद है 108 में से वो 13 उपनिषद है, ठीक है। ये याद रहेगा आपको। इसके साथ साथ ये याद रखेंगे आप कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है और जो छांदोग्य उपनिषद है ये अर्लीस्ट उपनिषद है, सबसे पहले लिखे जाने वाले उपनिषद है बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद। क्लियर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी में भी पूछी गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और पूछे जाने की संभावना है, उसको हम देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर आप इसको देख रहे हो तो आप इसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, जैसे हमने बात की थी कथा उपनिषद की, ठीक है। तो कथा उपनिषद में आपको मिलेगा यम नचिकेता का डायलॉग, ठीक है। यम और नचिकेता जो है इनके बीच में एक फेमस डायलॉग है, उसकी जानकारी कथा उपनिषद में हमको मिलेगी। इसके साथ साथ चैरियट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टेक्निकलिटीज हैं, वो भी हमको कथा उपनिषद में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद एक हमारा इंपॉर्टेंट उपनिषद है, दैट इज ईशावास्य उपनिषद, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद में क्या है, तो लोकपाल का मोटो, उसमें एक लाइन मेंशन्ड है, दैट इज माँ गृडाह कास्य स्विधनम, ठीक है। ये आप देख सकते हो, लोकपाल का मोटो है। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो मेंशन्ड है आपके ईशा उपनिषद में, ये आप याद रखेंगे। छांदोग्य उपनिषद में आपको अर्लीस्ट रेफरेंस मिल रहा है कृष्ण का, ठीक है। मुंडक उपनिषद एमपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो ये आपको याद रखना है कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में देखने को मिलता है। सत्यमेव जयते की जानकारी मुंडक उपनिषद से मिलती है, ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद में क्या मिलता है, तो अतिथि देवो भव की जानकारी तैत्तिरीय उपनिषद में हमको मिलती है। क्लियर। इसके बाद महा उपनिषद, इसमें वसुदेव कुटुंबकम की जानकारी मिलती है। वसुदेव कुटुंबकम क्या है, तो होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज होता है इंटरनेशनल अफेयर्स में, तो उसकी जानकारी महा उपनिषद में मिल रही है, ठीक है। मुक्तिक उपनिषद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। क्या कंटेंट है, तो ये कंटेंट है अबाउट आवर नॉलेज, ठीक है। इसने बताया है आपको कि हमारे नॉलेज के 3 पाथ हो सकते हैं और 2 फॉर्म हो सकते हैं। 2 फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक होता है पराविद्या, जिसको हम बोलेंगे हायर नॉलेज, और एक होता है अपारा विद्या, जिसको हम बोलते हैं लोअर नॉलेज, ठीक है। तो जब भी हम नॉलेज की बात करते हैं 2 प्रकार के होते हैं, परा और अपारा, ठीक है। इसको अटेन करने के लिए 3 रास्ते हैं। क्या क्या रास्ते हैं, या तो आप रिचुअल का पाथ फॉलो कर लो, ठीक है, कर्मकांड जिसको हम बोलेंगे, या तो आप मेडिटेशन का पाथ फॉलो कर लो जिसको हम उपासना कांड बोलेंगे, या तो आप विजडम का पाथ फॉलो कर लो जिसको हम ज्ञान कांड बोलेंगे। ये आपको याद रखना है, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, ठीक है। इसके अलावा सबसे शॉर्टेस्ट उपनिषद अगर आपको पूछा जाए, सबसे छोटा उपनिषद, तो ये है आपका मांडुक्य उपनिषद। तो शॉर्टेस्ट उपनिषद है और रिलेटेड है किससे, अथर्ववेद से, और ये आपको बताता है अद्वैत वेदांत के स्टडी के बारे में। अब अद्वैत वेदांत क्या है, तो अद्वैत वेदांत के ऊपर, या फिर अगर हम बात करें पूरे फिलोसॉफिकल टेक्स्ट के ऊपर, हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो अद्वैत वेदांत के बारे में ये जानकारी आपको देगा, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न उपनिषद, नाम से क्लियर है, प्रश्न के बारे में जानकारी, तो क्वेश्चन आंसर के बारे में ये जानकारी देता है, ठीक है। इसके बाद ईश उपनिषद, ईश जो है बेसिकली ईश्वर शब्द, ईश शब्द से निकला हुआ है, तो ईश्वर के बारे में जानकारी, या फिर हम कहें ईश के बारे में जानकारी, या फिर सुप्रीम रियलिटी की जो जानकारी है वो हमको ईश उपनिषद में देखने को मिलती है, ठीक है। सो इसके साथ ही इंपॉर्टेंट उपनिषद हमारे खत्म होते हैं, इनको आपको बिल्कुल वैसे की वैसे एज इट इज़ याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, दैट इज शेर अकबर के बारे में। तो शेर अकबर बेसिकली क्या है, तो ये आपको जानकारी होगी कि मुगल एम्पायर शाहजहां जो है, उनके 2 बेटे थे, मतलब ऐसे उनके 3-4 बेटे थे, बट जो मेन उनके सन थे वो थे दारा शिकोह और औरंगजेब।
जो दारा शिकोह थे बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे स्पिरिचुअल लर्निंग में, और इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम स्क्रिप्चर्स के साथ साथ इंडियन स्क्रिप्चर्स को भी पढ़ा था, और उन्होंने उपनिषदास के बारे में भी जानकारी ली थी। उपनिषद जो थे उससे वो बहुत प्रभावित हुए थे, और उन्होंने क्या किया था, उन उपनिषद का ट्रांसलेशन किया था। ही ट्रांसलेटेड मोर देन 50 उपनिषदास, ठीक है, 50 से ज़्यादा उपनिषदों को ट्रांसलेट उन्होंने किया, और इसके साथ साथ सबको कंपाइल करके उन्होंने एक बुक में कंपाइल किया, जिसको हम बोल सकते हैं सर-ए-अकबर, ठीक है। तो सर-ए-अकबर जो कंपाइल की गई 1657 में बाय दारा शिकोह। हु वाज दारा शिकोह? सो ही वाज सन ऑफ शाहजहां, ठीक है। तो उन्होंने इसको कंपाइल किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने ये बताया कि एक मिस्टिकल कॉमन लैंग्वेज है बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में भी एक बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगी। और इन्होंने एक बुक है जिसका नाम है किताब अल मकनून, जिसको हम हिडन बुक भी बोलते हैं, जो कुरान का एक पार्ट है, उसका कंपैरिजन किया हमारे उपनिषद से, ठीक है। तो उपनिषद जो है उसको उन्होंने किताब अल मकनून से कंपैरिजन किया। सीधा क्वेश्चन आपको आ सकता है किताब अल मकनून क्या है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सर-ए-अकबर के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों की, है ना। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो जैसे हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में बात की थी कि जो ब्राह्मण होते हैं वो एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेदास में हम 4 वेदों को पढ़ते हैं, जिसमें ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। यजुर्वेद जो बेसिकली है ये रिलेटेड होता है यज्ञ से, ठीक है। तो यजुर्वेद में मेन इंफॉर्मेशन यज्ञ की प्रोवाइड की गई है। तो ये यज्ञ क्यों किए जाएंगे, ठीक है। तो ये यज्ञ का एक्सप्लेनेशन कि हर एक यज्ञ का क्या एक्सप्लेनेशन है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी जानकारी आपको ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, एक्सप्लेनेशन अबाउट रिचुअल्स, ठीक है। तो रिचुअल्स के बारे में इंफॉर्मेशन या फिर एक्सप्लेनेशन हमको ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ये आप याद रखेंगे कि इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन तो दिया, बट क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को समझा रहे हैं तो हम एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो सेम आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज, बहुत सारी माइथोलॉजिकल लीजेंड्स जो हैं आपको यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज और लीजेंड्स यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों में डाल दिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। द नेम ब्राह्मण मीन्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिचुअल बाय लर्न्ड प्रिस्ट, ठीक है। तो ब्राह्मण का मतलब ही क्या होता है, प्रिस्ट होता है। तो किसी भी लर्न्ड प्रिस्ट के द्वारा एक्सप्लेनेशन करना ही हमारा क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ठीक है। और ये क्या है, कमेंट्रीज है ऑन वैदिक हाइम्स, रिचुअल्स टू बी परफॉर्म्ड बाय ब्राह्मण। इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि हर एक, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा, हर एक ब्राह्मण ग्रंथ का होगा। तो यहाँ पर ऋग्वेद का अपना ब्राह्मण, यजुर्वेद का अपना ब्राह्मण, सामवेद का अपना ब्राह्मण और अथर्ववेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ से। तो यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद का पहला ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें 40 अध्याय हैं एंड 8 पंचिका है। तो पंचिका क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि यूनिट्स आप ले लो पंचिका के रूप में, और जो उसके अंडर चैप्टर्स हैं वो आप अध्याय के रूप में ले लो। तो 8 यूनिट्स हैं और 40 चैप्टर्स उसके हैं, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट 6 पंचिका है ये डील करती है सोम सेक्रीफाइस से, ठीक है। तो सोम सेक्रीफाइस क्या है, तो सोमरस बेसिकली होता है शराब को बोला जाता है, और एंशिएंट पीरियड में या फिर अगर हम बात करें ऋग्वेदिक पीरियड में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गॉड हुआ करते थे जिनको बहुत माना जाता था सोम के रूप में, और वो जो है बेसिकली सोमरस उसको आप बोल सकते हो। तो सोम से रिलेटेड जो सेक्रीफाइस है, जो बेसिकली एक अग्नि के रूप में सेक्रीफाइस किया जाएगा, आहुति दी जाएगी, दैट इज मेंशन्ड इन फर्स्ट 6 पंचिकास ऑफ ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसके अलावा जो इसके, जैसे हमने बात की कि 8 पंचिका है, 6 पंचिका में सोम सेक्रीफाइस के बारे में मेंशन है, लास्ट 2 पंचिकाज में इन्होंने राज्याभिषेक के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो ब्राह्मण ग्रंथ है रिलेटेड टू ऋग्वेद, दैट इज कॉल्ड कौशिकी, और
सांख्यायन ब्राह्मण, ठीक है। इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें 30 चैप्टर्स हैं, जैसे हमने बात की थी इसमें 40 चैप्टर्स थे, 40 अध्याय थे, इसमें 30 अध्याय हैं और इसको डिवाइड करा है अध्यायों को 226 खंड में, ठीक है। तो 226 खंड है, खंड मतलब आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे पार्ट जो हैं चैप्टर्स के वो यहाँ पर खंड के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। इसके जो पहले 6 चैप्टर्स हैं ये डील करते हैं फूड सेक्रीफाइस से, ठीक है। तो ये जो भोजन का सेक्रीफाइस करना, जैसे आपने ये भी देखा होगा कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं खुद खाना खाने के पहले एक छोटा सा जो निवाला है वो साइड में रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फूड सेक्रीफाइस। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो निवाला जिसके लिए वो रख रहे हैं वो भगवान आएंगे उसको खाएंगे, तो ऐसा कुछ आहुति के रूप में फूड सेक्रीफाइस के रूप में वो देते हैं, ठीक है। सो ये जो है पहले 6 चैप्टर फूड सेक्रीफाइस से डील करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है फूड सेक्रीफाइस करना, ठीक है। फूड सेक्रीफाइस जो है वो आप एनिमल के साथ भी कर सकते हो, एनिमल को भी आप पहली रोटी दे सकते हो, तो ये बेसिकली अलग अलग पार्ट में हो सकता है। तो फूड सेक्रीफाइस से डील करेगा और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो डील करेंगे सोम सेक्रीफाइस से, ठीक है। सोम मतलब हमने बात किया था सोम रस, ठीक है, तो वो उससे डील करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद ब्राह्मण की। तो ये आप याद रखेंगे कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों का क्या नाम है, तो एक ऐत्रेय ब्राह्मण है और एक है कौशिकी ब्राह्मण, ठीक है। कौशिकी ब्राह्मण को हमने क्या बोला था, कौशिकी ब्राह्मण को हमने बोला था सांख्यायन ब्राह्मण, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है ऑलरेडी कि यजुर्वेद जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल का मतलब होता है वाइट और जो कृष्ण है उसका मतलब होता है ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद का अपना अलग टेक्स्ट होगा और अपना एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ होगा और कृष्ण यजुर्वेद का अपना एक अलग ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे शुक्ल यजुर्वेद की। इसमें है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ये भी आप याद रखेंगे कि इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो ये जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ आपको अवेलेबल है उसमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। ये शुक्ल यजुर्वेद का है, ओल्डेस्ट है एंड लार्जेस्ट है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें बताएगा, तो ये बताएगा रीइंकार्नेशन के बारे में जिसको हम बोलेंगे अवतारवाद, जैसे विष्णु के अवतार कृष्ण है, विष्णु के अवतार राम है, तो वैसे अवतारवाद के बारे में जानकारी हमको शतपथ ब्राह्मण देता है। इसके अलावा ज्योमेट्री की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा, ये पुराणिक जो फोकोर्स होते हैं उनके बारे में बताएगा, एक पुरुरवा ऋषि और उर्वशी जो हैं उनकी स्टोरी के बारे में बताएगा, पुरुष मेध यज्ञ के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, बट मोस्ट फेमस इंफॉर्मेशन ये है कि ये आपको बताएगा एग्रीकल्चर की टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। देखो एक स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बात कर लिया है कि वैदिक पीरियड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा पीरियड है उसको हम बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ह्यूमन रहता था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडस रिवर और उसके बैंक के अराउंड उनका रीजन था जिसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु एरिया, ठीक है। बट लेटर वैदिक पार्ट में जो बेसिकली लोग थे वो मूव करके आ गए गंगा यमुना दोआब में, और ये वही लोग थे जिन्होंने वेदों की रचना की। तो बेसिकली जब ये लोग गंगा यमुना दोआब में आए तो यहाँ पर इन्होंने अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया और ये एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। अब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट तो कर दिया बट टेक्निकल डिटेल्स क्या होती है एग्रीकल्चर की ये तो इन लोगों को नहीं पता, तो उसके बारे में जो मेंशन है वो शतपथ ब्राह्मण में मेंशन है। दैट्स वाई शतपथ ब्राह्मण एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्राह्मण ग्रंथ बन जाता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ओल्डेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की डिटेल भी मेंशन कर रहा है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जैसे हमने बात की थी कि यजुर्वेद का पहला पार्ट क्या है, शुक्ल यजुर्वेद है, सेकंड पार्ट हमारा होता है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के अंदर आप देखेंगे क्या है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ इससे रिलेटेड है। इसमें क्या है, मिक्स ऑफ मंत्र एंड ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब स्टोरी होता है, ठीक है। तो ब्राह्मण मतलब स्टोरीज और मंत्र दोनों का मिक्स हमको देखने को मिलेगा। जैसे हमने बात की थी कि ये क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन देने के लिए बहुत सारे स्टोरीज इन्वॉल्व करेंगे समझाने के लिए बेसिकली, तो मिक्स है मंत्र का भी और बहुत सारी स्टोरीज का भी, ठीक है। एंड इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड
पोएटिक स्टाइल, ठीक है, तो ये पद्यांश के रूप में भी लिखा गया है और पोएटिक स्टाइल में भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें हाइम्स हैं, मंत्रास हैं, लीजेंड्स हैं, एस्ट्रोनॉमी है और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है ऑन परफॉर्मिंग सैक्रिफिशियल राइट्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद के अंदर अगर आप देखेंगे तो गोपद ब्राह्मण इससे रिलेटेड है। इसमें भी अगर आप देखो तो प्रोज और वर्ड्स दोनों के फॉर्म में है, श्लोक के रूप में भी है और एक्सप्लेनेशन के रूप में भी आपको ये देखने को मिलेगा। एंड इज कंसिडर्ड अ लेटर एडिशन टू अथर्ववेद, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि इनिशियली इट वाज नॉट पार्ट ऑफ अथर्ववेद बट इट वाज एडेड लेटर टू द अथर्ववेद, ठीक है। इसके दो टेक्स्ट है, सेक्शंस है, एक पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है। आपको पता होगा पूर्वार्ध का मतलब होता है इनिशियल वाला, स्टार्टिंग वाला, और उत्तरार्ध का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। तो पूर्वार्ध जो है ये पहला पार्ट है, ये डील करता है रिचुअल से और बहुत सारी सेरेमनीज से। उत्तरार्ध जो है ये फिलोसॉफिकल पार्ट से डील करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो आपका स्टार्टिंग वाला पार्ट है इट इज डीलिंग विद रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, बट जो लास्ट पार्ट है ये डील कर रहा है किससे, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से, ठीक है। तो गोपद ब्राह्मण आप याद रखेंगे अथर्ववेद का है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। सामवेद में जो ब्राह्मण्स हैं इसकी आप लिस्ट बना लीजिए। इसमें आपको जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन जितनी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो याद आप रखो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए। बस आप ये याद रखेंगे कि सामवेद से रिलेटेड क्या क्या ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो क्या क्या है, तो तांड्य ब्राह्मण है, षड्विंश है, संविधान ब्राह्मण है, ठीक है। इसमें ये आप याद रखना ये अभिचारा से डील करता है। अब अभिचार क्या होता है ये आपका होमवर्क है, ये आप पढ़ के आएंगे कि अभिचार क्या होता है, ठीक है। फिर आर्ष्य ब्राह्मण, द्वेता ब्राह्मण, ठीक है, ये आपको वैदिक मंत्र के बारे में बताता है। उपनिषद ब्राह्मण, संहितो उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, ठीक है। तो आपको एकदम इंटरनल डिटेल्स नहीं याद रखनी है इसकी, बस आप नाम याद रख लो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सामवेद, ठीक है। 4 ब्राह्मण के नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। चलो तो यहाँ पर हमारा ब्राह्मण वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको ब्राह्मण वाला पार्ट समझ में आ गया होगा और आपने अभी तक इसको लिख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अरण्यक की। क्या लग रहा है नाम से अरण्यक? अरण्य मतलब होता है वन, जंगल, ठीक है, आपका फॉरेस्ट। तो बेसिकली अरण्यक जो ग्रंथ है ये रिलेटेड है फॉरेस्ट से, जंगल से। कैसे हम समझते हैं इस बात को, देखो ये तो आपने समझ लिया कि जनरली वेदास आर द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज जो पुराने समय में लोग लेते थे। तो जो बेसिकली इनको नॉलेज मिला है ना बहुत सारे लोगों को, तो एक बेसिकली स्टेज होती थी इनके आश्रम सिस्टम में जिसको हम बोलते हैं संन्यास आश्रम, और एक और स्टेज थी जिसको हम बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। बेसिकली क्या होता था कि हमारा जो बेसिकली पूरा एक टाइम पीरियड है लाइफ का, उसको डिवाइड करते थे 4 पार्ट में, 25 साल, 25 साल, 25 साल और 25 साल। पहले के 25 साल ह्यूमन रहेगा ब्रह्मचर्य जीवन में। ब्रह्मचर्य जीवन में उसका मेन काम क्या है, पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है, एजुकेशन वगैरह लेना। उसके बाद जो 25 साल है दैट इज 25 to 50 ईयर ऑफ एज, उसमें वो गृहस्थ जीवन में एंटर करता है। उसमें उसका काम क्या है, तो अपनी फैमिली को संभालना, फैमिली लाइफ में एंटर करना और जो भी पैसे वगैरह है उसको कमाना, ठीक है। अब क्या होगा, वो 50 साल का हो जाएगा, उसके बाद उसको पूरी मोहमाया छोड़नी है और फिर उसको वन में जाना है, ठीक है। तो वो जो है 50 to 75 ईयर वो जाएगा वन में। अभी तक उसने क्या करा, जो भी नॉलेज उसने अर्जित करा उसको वो और सेल्फ एनालाइज करेगा, और सेल्फ एनालाइज करके जो आंसर्स उसको मिलेंगे, ठीक है, उसको वो एक बुक में कंपाइल करेगा जिसको हम बोलेंगे अरण्यक ग्रंथ। तो अरण्यक ग्रंथ क्या है बेसिकली, तो सेल्फ एनालाइज करके जो ग्रंथ लिखे गए, जो टेक्स्ट लिखे गए, दैट इज कॉल्ड अरण्यक ग्रंथ, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि अरण्यक ग्रंथ क्या होता है। तो लिटरली इट मीन्स जंगल, अरण्य का मतलब जंगल होता है। प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ मोरल साइंस एंड फिलोसॉफी, प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ हर्माइट्स एंड सेंट्स हु लिव्ड इन जंगल, ठीक है, जो जंगल में रहने गए थे, क्योंकि वो किस में गए थे, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ का मतलब भी एक्चुअली यही होता है वन, ठीक है, वन में चले जाते थे, है ना, अपनी आगे की लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए। बिकॉज ऐसा होता था कि 50 ईयर के बाद आप मोहमाया त्याग दो, ठीक है, वन में चले जाओ। तो वहाँ पर जाकर जो भी वो चीज़ें लिखते हैं वो सब आपको देखने को मिलेगा। मेडिटेशन वो वहाँ पर कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें लिखेंगे वो आप देखेंगे रिलेटेड होगी किससे, अरण्यक ग्रंथ से। हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में बात की थी कि अरण्यक ग्रंथ होता है कंक्लूजन ऑफ वेदास, है ना। अब देखो क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है, मान लो एक्स पर्सन है, उसको
उसने पूरा सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ तो उसने लिया है, बट उसका अर्थ वो कब निकालेगा, जब वो उसको समझ लेगा ध्यान से, वो इंटरनली उसको सेल्फ एनालाइज कर लेगा कि हाँ ये ज्ञान क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन जब सेल्फ एनालाइज करता है ना, तो उसको कंक्लूजन मिल जाता है कि हाँ इसका कंक्लूजन ये है। दैट्स वाई अरण्यक ग्रंथ को हम क्या बोलते हैं, कंक्लूजन ऑफ वेदास, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कंक्लूजन ऑफ वेदास आर अरण्यक, ठीक है। इसके पहले के दो क्या है, तो उपनिषद लास्ट पार्ट है, वेदांत है, और ब्राह्मण एक्सप्लेनेशन है, अरण्यक कंक्लूजन है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट अरण्यक की आप बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके हैं ऐत्रेय अरण्यक, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि स्पिरिचुअल थॉट्स के हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल थॉट्स के बारे में जानकारी दी गई है। ऐत्रेय अरण्यक में सांख्यायन अरण्यक, इसमें इंटीग्रल परफेक्शन की बात की गई। इंटीग्रल परफेक्शन मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी मतलब होता है सत्यनिष्ठा। तो व्यक्ति कैसे सत्यनिष्ठ जीवन जी सकता है, उसके बारे में जानकारी आपको सांख्यायन अरण्यक में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बृहदारण्यक, ये आपको सुपरनेचुरल फैक्ट्स के बारे में जानकारी बताता है रिलेटेड टू यूनिवर्स, और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट्स बताता है, आर एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिक मैनर इन दिस अरण्यक। सिंबॉलिक मैनर में अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो बेसिकली स्टोरीज के थ्रू दो कैरेक्टर्स को दिखाना, बट एक्चुअली वो कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है सिंबॉलिज्म है बेसिकली, ठीक है। तो वो सिंबॉलिज्म के थ्रू चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है, किसमें, बृहदारण्यक में। तैत्रीय अरण्यक जो है वो बताएगा महायज्ञ के बारे में, फायर ब्रिक पिलिंग के बारे में, रिसाइटेशन ऑफ वेदास के बारे में, ठीक है, सेक्रेट थ्रेड के बारे में, जो जनेऊ बेसिकली होता है ना, डेली प्रेयर के बारे में, सेक्रीफाइसेस के बारे में। तो ये आप याद रखेंगे, जो तैत्रीय अरण्यक है रिलेटेड है यज्ञ से और सेक्रीफाइसेस से, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा तालवकारण्यक, जिसका अलग नाम है जैमिंतीय उपनिषद ब्राह्मण और जैमिनीय तालवक्र, ठीक है। तो ये बेसिकली मेन अरण्यक ग्रंथ है। बट यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अरण्यक जो है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ज़्यादा क्वेश्चन आपके उपनिषद और ब्राह्मण से बन सकता है, क्योंकि अरण्यक जो टेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, मतलब ये लॉस्ट हो गए हैं बहुत सारे। तो ये आप याद रखो, जितनी इन्फॉर्मेशन हमको मिली, जितना रिसर्च हमने किया, उसके हिसाब से हमको इतने अरण्यक मिले हैं, ठीक है। तो अरण्यक क्योंकि इतने पॉपुलर नहीं है, तो क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। बट फिर भी आप अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, और जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई है उन सबको आपको बिल्कुल नोट डाउन करते हुए चलना है। और आई होप आपने जो पूरी सीरीज़ है हमारी, जिसमें हमने बहुत कॉम्प्रहेंसिवली कवर किया है, अगर आपने अभी तक उन सीरीज़ को देख भी लिया है ना और नोट्स बना लिए हैं ना, तो आपके पास बहुत सारा डेटा और बहुत सारे फैक्ट आपके तैयार हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी जानने के लिए, और मेरा ये कहना है आप लोगों के लिए कि आप फैक्चुअल नॉलेज तो ठीक है, बट आप कंसेप्ट के ऊपर भी बहुत आपको फोकस करना है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी रहेगी तो फिर आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकते हैं। तो फैक्चुअल नॉलेज के लिए आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, पूरे नोट्स अपने अच्छे से बना लीजिए, और कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए आप लेक्चर्स को देखिए और थोड़ा सा जो है अपने दिमाग में भी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।